नमस्ते दर्शकों, मैं हूं विभूति झा और जयपुर डायलॉग यूएसए पे आपका स्वागत है। शुरू करने के पहले आपसे निवेदन है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल, गिव योर फीडबैक एंड कंटिन्यू टू बी विद अस। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे दौरे का इलेक्शन शुरू होने वाला है। वो आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख को शुरू हो जाएगा। करीबन 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 94 सीट्स के पर मत शुरू हो जाएगा। और राहुल गांधी, मैं आज खास तौर से उनके बारे में चर्चा करूंगा कि वो जिस तरह से अपने आप को निराशाजनक और मायूसी के दौर में आते हुए जिस तरह से झूठ और फरेब का सहारा ले रहे हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको मत डालने पड़ेंगे। अंग्रेजी का शब्द है डेस्परेट एंड डिस्पोंडेंट। निराशाजनक और मायूस बंदा जब उसने रायबरेली से लड़ना शुरू किया है, डिसाइड किया है सीट लड़ने का, तो उसकी और भी भर्त्सना हो रही है। आपने सुना होगा कि उसको सिटीजनशिप की इशू जो है उसके पीछे लग गई है। नागरिकता, भारतीय नागरिकता की इशू में वो फंस चुके हैं और उनको इलेक्शन के पहले, मई 16 या 17 के पहले उनको ये रिपोर्ट देना है कि वो भारतीय हैं, इटालियन हैं या ब्रिटिश हैं। इन तीनों ही चीजों का अपना अपना असर है और इन चीजों को लेकर के किस तरह से भारत सरकार काम करेगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर वो लीगली डिस्क्वालीफाई हो गए, चाहे किसी वजह से अगर उन्होंने उनकी ब्रिटिश और इटालियन पासपोर्ट और सिटीजनशिप की बात जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने की थी, बड़ा जबरदस्त काम किया था उसके बारे में उन्होंने, तो अगर वो साबित हो गया तो वो एमपी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। और अगर वो भारतीय सिटीजनशिप का लेते हैं तो उन पे बहुत सारे कानून और कार्यवाही जो चल रही हैं वो और भी सरगर्मी से आगे बढ़ेंगी। मैं जानता हूं पश्चिमी प्रेस, पश्चिमी मीडिया और राहुल गांधी के जो टट्टू हैं सपोर्टर, वो बोलेंगे कि भारत में इलेक्शन का विस्फोट हो गया, राहुल गांधी को डिनाई कर गया, पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को भारत नरेंद्र मोदी लड़ने नहीं दे रहे हैं डर के मारे। तो इस बात को ख्याल रखिएगा। दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी घिनौनी सी की हुई है, तो जैसे कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही हुई थी ब्रिटिश के द्वारा और उन्होंने सारे कांग्रेसियों को एक आवाज दी, पॉलिटिकल आवाज दी। उनका पर्पस ही वही था, ये जो लड़ाई कर रहे हैं, जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको एक पॉलिटिकल आवाज दो, सो दैट उनको कंट्रोल में रखें, हम उनकी हरकतों को हम जानते रहें और उनको मैनिपुलेट करते रहें। इस बात का अब ऐतिहासिक एविडेंस हो चुका है। उन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने, हम सब जानते हैं कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना करके उन्होंने हम भारतीयों को, हिंदुओं को पूरा तोड़ मरोड़ के उल्लू का पट्टा बनाया हुआ था। राहुल गांधी आज फिर वही चर्चा कर रहे हैं। उनकी जो डेस्परेट गैम्बिट है, वो चेस के खिलाड़ी कहते हैं अपने आप को, तो वो चेस के खिलाड़ी जो है ना, उन्होंने डेस्परेट गैम्बिट किया है कि हम कास्ट सेंसस करेंगे। भारत की प्रगति की बात छोड़ दीजिए, वो भारत को डिवाइड एंड रूल में और भी अग्रसर हुए जा रहे हैं। और ये डेस्परेटनेस जो है उन्होंने दिखाया है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे, कि संपत्ति का हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दूसरों को देंगे, हमसे छीनकर, आपसे छीनकर किसी और को देंगे जो उनकी लिस्ट में आते हैं ना। मैं उन सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि इस बात को आप जरा ध्यान से सोचें। राहुल गांधी से मेरा एक ही सवाल है, अगर तुम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो बरखुरदार, तो पहले शुरुआत करो ना अपने परिवार से। नेहरू, इंदिरा, राजीव फाउंडेशन जितने सारे बने हैं, जितने सारी कमाई है तुम्हारे परिवार की, जो करोड़ों करोड़ों बैठे हो, उसको शुरुआत करो ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। गरीबी हटाओ की चर्चा करते हो लेकिन खुद माल जमा किए जाते हो। ये जो है इलेक्शन का जो ये मुद्दा होता है, इसका मजाक मत उड़ाओ। भारतीयों से मैं, जिन लोगों को वो इस बात से फुसला रहे हैं और उनको झांसा दे रहे हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि राहुल गांधी से सिर्फ ये सवाल पूछें, बंधु जी अपना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करिए,
चैरिटी बिगिंस एट होम। अपना ही डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करिए, उसके बाद हम बाकी का देखेंगे। एक बात और समझने वाली चीज है, हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रहते हैं। यहां मैं अमेरिका में रहता हूं, भारत भी डेमोक्रेसी है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण डेमोक्रेसीज हैं दुनिया भर के लिए, और दोनों ही में इलेक्शन हो रहा है। तो नारेबाजी की बात जो चलती है वो तो चलते चलेगा, पॉलिटिक्स में सब नारे मारते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो चर्चा की है उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि ये कहना कि हम आपको सब कुछ फ्री दे देंगे बड़ा आसान होता है। एक बड़ी बड़ी सुंदर सी कहावत है कि जो आपके पास है ही नहीं वो देने का वादा तो बड़ा आसान होता है भाई। आज मैं भी वादा कर सकता हूं आपसे कि अगर आप मेरा समर्थन करें तो हम सबको जो है करोड़ों रुपए दे देंगे, लेकिन आएंगे कहां से? मेरे पास है क्या देने के लिए? एक तो बात वो हुई। दूसरी बात है, इलेक्शन हार गए तो मुझे देना नहीं है, तो चित भी मेरा पट भी मेरा। इस झांसे में मैं भारतीय लोगों से अनुरोध करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वाला शो किया था। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी भी वही करती है, फ्री में देंगे सब कुछ आपको हम। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं होती, हर चीज की कोई कीमत होती है। पैसे की भी कीमत है, इस बात को समझिए। बैंकों को यह समझना पड़ता है कि जो बैंक में जब डिपॉजिट आती है तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और उन्होंने अगर कमाया नहीं तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि कुछ भी चीज फ्री नहीं होती, किसी न किसी को भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम अदानी अंबानी और जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो सफल हैं, जिन्होंने धन अर्जन किया है, जिन्होंने काम से कुछ करके अपने आप को बनाया है, अगर आप उनसे पैसे छीनेंगे तो क्या होगा उसका? वो धंधा बंद कर देंगे। जब धंधा बंद कर देंगे तो आपकी नौकरी पे लात लग जाएगी, निश्चित बात है। क्योंकि वो तो जो अपने बचे खुचे पैसे हैं वो लेकर कहीं भी जा सकते हैं। बिजनेस बंद करके 50% अपने पास रख करके वो अपना जीवन बिता लेंगे। आपका क्या होगा? सोचा है कभी? इस बात से सोचिए, क्योंकि किसी भी देश में एक व्यक्ति विशेष कुछ धंधा करता है, बिजनेस करता है, कैपिटलिस्ट हो या किसी भी फॉर्म का हो, बिजनेस करने वाले को मुनाफा होता है, मुनाफे की शेयरिंग होती है, शेयर होल्डर्स को जाती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो एक बात जो है, बहुत मूल सी बात है जो आपको निश्चित समझना चाहिए कि अगर वो लोग देश छोड़ के निकल गए तो इस बात को मानना पड़ेगा कि नौकरी भी चली जाएगी। कौन चलाएगा? लल्लू पप्पू जी चलाएंगे या लल्लू जी चलाएंगे? ये बात बहुत सोचने वाली है। आपको मैं एक बात बताता हूं कि ये जो है गरीबी का जो खेल है, मेरा पर्सनल अनुभव है इस मामले में कि मेरा दोस्त किसी बैंक का भारत में मैनेजिंग डायरेक्टर था। लल्लू यादव जी उन दिनों बड़े चिल्लाते थे कि केंद्र सरकार बिहार को पैसे नहीं देती है। उनको फाइनेंस सेक्रेटरी से आदेश आया कि जाइए कुछ पैसे दीजिए उन्हें। तो मेरा जो दोस्त है, अभी भी है, बंबई में है, मैं जानता हूं उसे, मैं उसका नाम कह सकता हूं लेकिन कहूंगा नहीं, लेकिन वो बोलेगा क्योंकि उसने मुझे ये कहा था। जब वो बिहार गए और उन्होंने लल्लू जी को कहा कि हम 4,000 करोड़ आपको देंगे, तो लल्लू जी ने कहा कि हमारे बिहार के जनरल अकाउंट में डाल दीजिए। तो मेरे दोस्त ने कहा कि जनरल अकाउंट में नहीं डालूंगा, आप प्रोजेक्ट्स लाइए, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सिंचाई, एग्रीकल्चर के नाम पे जितने भी प्रोजेक्ट लाइए, हम प्रोजेक्ट को आपको पैसे देंगे। तो लल्लू जी ने उससे कहा, उनका नाम लेते हुए कहा कि महानुभाव, आप बैंक के कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, आप राजनीति नहीं समझेंगे। और उन्होंने ये कहा था उनको कि हमारा जो वोटर है वो जब तक गरीब रहेगा तभी हमको वोट देगा, अगर उसके पास पैसे आ गए तो फिर क्यों मुझे वोट देगा? ये है, किसे कहते हैं, गरीबी का चुनावी मुद्दा, जिसमें कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जब तक गरीब रहेगा तभी माई बाप करके आपके पास आता रहेगा। सोचिए इस बात को। आपको गरीब रखने के लिए और आपकी प्रगति और उन्नति न हो, इसलिए वो आपको एक थोड़ा सा पैसा दे करके, भीख दे करके वैसे का वैसे छोड़ देंगे। सोचिएगा इस बात को। चाहे आप कुछ भी धंधा करें, कुछ भी बिजनेस करें, कुछ कमाई होगी, आपको वो करने नहीं देना चाहते हैं। तीसरी बात, कास्ट सेंसस की बात है। ये जो है भारत को तोड़ने की बात है, टोटल टोटल तोड़ने की बात है। आज
देखिए ना, भारत में देखिए ना, जाति पाति कहाँ है अब? लोग धंधा करते हैं। महाराष्ट्र में शुगर की फैक्ट्री चलती है, चीनी की फैक्ट्री चलती है, तो जो भी है शुगर फैक्ट्री चलाता है, उसकी जात क्या हुई, उसका धर्म क्या हुआ, उसका काम क्या हुआ? वो चीनी का फैक्ट्री चलाता है। कोई पूछता है कि ब्राह्मण हो, मराठा हो, राजपूत हो या कायस्थ हो? उसी तरह से अगर आपने किसी व्यक्ति ने, अगर कोई ब्राह्मण ही है, अगर वो चमड़े का फैक्ट्री रखता है, तो क्या वो चमार हो जाता है? सोचिए इस बात को। तो आपकी प्रगति ना हो, आप वहीं दलदल में फंसे रहें, यही राहुल गांधी की पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट है, कास्ट सेंसस में है। आपको पहले मैं कह चुका हूं कि जिनके पास पैसे हैं वो 50% रख करके कहीं और चले जाएंगे और वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। आपको न नौकरी मिलेगी, न धंधा होगा। आप सोचिए इस बात को। अगर मुकेश अंबानी और अदानी, जिनके पीछे ये लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी इंडिया अलायंस लगी हुई है, अगर वो देश छोड़ के चले गए, उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया, कितने लोगों को नौकरी रहेगी? सोचिए इस बात को। उनके जो उनके उनके भुलावे में आप न फंसे, ये मेरा अनुरोध है। तीसरी बात, अभी हाल की बात है, शशि थरूर जी ने फिर से 26/11 में मोहम्मद कसब को जो फांसी हुई थी, उसके बारे में फिर से हिंदू टेरर के नाम पे एक चर्चा कर दी कि ये जो है उसकी ट्रायल ठीक नहीं हुई थी। मैं सोचता हूं कि शशि थरूर जी, आप क्या समझ के इतनी गंदी बात कर रहे हैं, जिसको कि हमने भी देखा अपनी आंखों से, क्योंकि मैं 26/11 को बंबई में था। ओके, मैं उन हालातों से गुजर चुका हूं। तो उस बात को अगर आप इस तरह से उठाएंगे कि पुलिस ऑफिसर को जो गोली लगी थी वो पुलिस वाले की ही गोली थी, वो एक टेररिस्ट के नहीं थे, ये तो हिंदू टेरर के नाम पे बिल्कुल बिल्कुल पता है सबको। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सेलिब्रेट किया था, किताब छापी थी कि हिंदू टेरर के नाम पे। आज वो सब साबित हो गया, वो झूठ था। यही है कांग्रेस पार्टी की हरकतें। अब आप देखिए, पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने, जो यहाँ पे आपको जो अभी इंडियन एयरफोर्स की स्टेशन पे अटैक हुआ था, उसको चुनावी खेल बताया है। जिस हद तक ये लोग गिरते हैं, इनको गर्त में जाने दीजिए, आप उसमें ना फंसे। यही मेरा आपसे अनुरोध है। तीसरी बात और फाइनल चीज मैं जो कहूंगा आज इस छोटे वक्तव्य में, कि एक वीडियो बनी है जिसमें कि राहुल गांधी बता रहे हैं कि वो इलेक्टर्स को, वोटर्स को चूना लगा रहे हैं। उसको देखिएगा जरूर, बहुत बहुत ही सटीक और बहुत ही सच वहां पे बोला गया है। फाइनली एक बात और है, मैं आपको इस बात को बिल्कुल आपको इस जहन में डालना चाहता हूं कि राहुल गांधी के छोटे, ओछे, झूठे बयानों पे उसको आप सोचें, उसके बारे में। वो बंदा वो सब चीज देने की का प्रयास कर रहा है, वादा कर रहा है, जो वो कभी दे नहीं पाएगा, कभी दे नहीं पाएगा। तो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना मत। ये पंचतंत्र की कहानी आप सब याद रखें। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं विदा लेता हूं। हमेशा कहता हूं, सत्यमेव जयते। सत्य को जिताने के लिए आपको युद्धग्रस्त होना पड़ेगा। धन्यवाद।